दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या एक ही केस किसी भी न्यायालय में कितनी बार लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से हम यह समझने वाले हैं कि अगर आपका केस जो है किसी न्यायालय ने खत्म कर दिया है तो उस केस को क्या आप वापस से उसी न्यायालय में लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, यह सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति यह है, ठीक है, एक व्यक्ति यह है और एक व्यक्ति यह है, दो लोग यहाँ पर है। क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है ये आवेदक के रूप में है, या इसको वादी के रूप में हम मान सकते हैं, ये अनावेदक या प्रतिवादी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इस खेत को लेकर कोई विवाद चलता है। अब इस खेत के संबंध में यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति जो इस खेत के संबंध में इस व्यक्ति के खिलाफ केस पेश करता है। कहां पर? ट्रायल कोर्ट में केस पेश करता है। कहां पर? ट्रायल कोर्ट में, अर्थात जहां पर इसको केस पेश करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट किसे कहा जाता है? तो देखिए, उसको उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ऐसे बताऊंगा या इस प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे यह खेत है, ठीक है, यह खेत है और यह खेत जो है इस पर इस व्यक्ति का अवैध कब्जा है। किसका? इस अनावेदक का अवैध कब्जा है। और यह खेत जो है वास्तव में इस व्यक्ति का है। किसका? इस व्यक्ति का है। अब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह ट्रायल कोर्ट में इस खेत का कब्जा इस व्यक्ति से लेने के लिए केस लगाता है। अब ट्रायल कोर्ट कौन सी मानी जाएगी? तो अवैध कब्जा हटाने के लिए जो केस लगता है वह मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत लगता है, ठीक है, एमपीएलआरसी, ठीक है, एमपीएलआरसी की धारा 250 के तहत लगता है। और ट्रायल कोर्ट कौन सी मानी जाएगी? ट्रायल कोर्ट उसमें मानी जाएगी तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार न्यायालय या नायब तहसीलदार की कोर्ट जो रहती है उसे ट्रायल कोर्ट माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यह व्यक्ति जो है 250 का केस इस व्यक्ति के खिलाफ लगा देता है और उस केस में इस व्यक्ति को नोटिस हो जाते हैं। नोटिस होने के बाद में इस व्यक्ति के बयान भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष हो जाते हैं। इस व्यक्ति के बयान भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रायल कोर्ट जो है ये क्या करती है कि उस केस का गुण दोषों के आधार पर निराकरण कर देती है। क्या करती है? उस केस का गुण दोषों के आधार पर निराकरण कर देती है। अब गुण दोषों के आधार पर किसे निराकरण करती है कि ट्रायल कोर्ट जो है, यह ट्रायल कोर्ट जो है यह मान लेती है, अर्थात तहसीलदार कोर्ट जो है यह मान लेती है कि इस जमीन पर जो है, इस जमीन पर जो है इस व्यक्ति का अवैध कब्जा है, ठीक है, यह मान लेती है। तो इस व्यक्ति को वापस से कहीं केस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट जो है, अगर तहसीलदार जो है यह मान लेते हैं कि इस खेत पर जो है इस व्यक्ति का अवैध कब्जा नहीं है, या फिर इस व्यक्ति ने यहां पर जो केस पेश किया है, ठीक है, यहां पर जो केस पेश किया है वह केस जो है वह निराधार है और उस केस को निरस्त कर देती। किसके केस को? इस व्यक्ति के केस को ट्रायल कोर्ट जो है ये क्या कर देती है? डिसमिस कर देती है, निरस्त कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जो है यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति फिर से इसी कोर्ट के समक्ष नए आधार पर केस पेश नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? इसी कोर्ट के सामने नए आधार पर कोर्ट में केस पेश नहीं कर सकता इसी व्यक्ति के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, कौन सा कानून? सीपीसी की धारा 11 जो है वह इस प्रकार के दावों को, इस प्रकार के प्रकरणों को रोक लगाती है कि अगर किसी भी कोर्ट ने, जहां पर संपत्ति, विवादित संपत्ति जो है वही है, ठीक है, पक्षकार जो वही है और दोनों के बीच में विवाद जो है वह भी वही है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी कोर्ट ने ऐसे किसी प्रकरण का निराकरण कर दिया है तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रकरण को वापस से उसी न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति जो है ये क्या कर सकता है? यह अपीलीय न्यायालय में जा सकता है। क्या कर सकता है? अपीलीय न्यायालय में जा सकता है, यहां पर जाकर अपील पेश कर सकता है। तो जैसे यहां पर जो है इस व्यक्ति ने यहां पर केस पेश किया था और वह केस जो है इस व्यक्ति की उपस्थिति में निरस्त हो गया, ठीक है, किस कोर्ट ने किया? इस ट्रायल कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आप जो है, मतलब जिस व्यक्ति का केस खारिज हुआ है वह व्यक्ति क्या कर सकता है? धारा 44 की उपधारा 1 के तहत एमपीएलआरसी की, कौन से एक्ट की? एमपीएलआरसी की धारा 44 की उपधारा 1 के तहत जो है कहां पर? अपीलीय न्यायालय अर्थात एसडीओ अर्थात उपखंड अधिकारी के समक्ष अपील पेश कर सकता है, ठीक है। अब किस परिस्थिति में यह व्यक्ति जो है वापस से यहां पर केस पेश कर सकता है उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो यह व्यक्ति जो है ये इसी न्यायालय में कब केस पेश कर सकता है वापस से?
तो देखिए, अगर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के खिलाफ इस न्यायालय में केस पेश किया, ठीक है, और उस केस का जो है गुण दोषों के आधार पर इस न्यायालय ने निराकरण नहीं किया। गुण दोषों के आधार पर कैसे निराकरण नहीं किया कि जैसे अगर ये व्यक्ति जो है ये उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है, और उपस्थित नहीं हुआ और उसकी अनुपस्थिति में केस खारिज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में धारा 35(3), कौन सी धारा 35(3) MPLRC के तहत उस केस को वापस से ये रिस्टोर करवा सकता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर इस व्यक्ति ने ऐसा कोई आवेदन लगाया, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के तहत वाद का प्रत्याहरण जो है, उस दावे को हम वापस भी ले सकते हैं कि हम जो है इस दावे को बाद में वापस से पेश करेंगे। इस तरीके से आधार बनाकर ये केस जो है वापस ले लेता है। कौन? ये व्यक्ति जो है उस केस को वापस ले लेता है जो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के खिलाफ लगाया, और कोर्ट जो है इसको अनुमति दे देती है कि हाँ, वास्तव में आप जो है वापस से नए आधार पर या इस केस को वापस से फिर से पेश कर सकते हैं इसी न्यायालय के समक्ष। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है ये क्या कर सकता है, फिर से इसी न्यायालय में उस केस को पेश कर सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती है और उस प्रकरण का जो है गुण दोषों के आधार पर जो है इस न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने निराकरण कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में धारा 11 जो है सीपीसी की धारा 11 जो है वह इस प्रकार के दावों को रोकती है। रोकने का क्या कारण है? तो कई बार देखिए क्या होता है कि जैसे इन साहब के सामने, तहसीलदार साहब या एसडीओ साहब हो सकते हैं या न्यायाधीश महोदय भी हो सकते हैं, इनके सामने आपने कोई केस लगाया और इनने आपका केस खारिज कर दिया। आपने सोचा कि हम वापस से इन साहब के ट्रांसफर के बाद वापस से लगा देंगे। तो ऐसे क्या होता है कि एक ही केस को जो है बार बार उसी न्यायालय में पेश करने पर उस न्यायालय में के पास में जो है कार्य की अधिकता हो जाती है और उस न्यायालय को जो है बार बार अलग अलग डिसीजन उस प्रकरण में देने पड़ सकते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि किसी जज का व्यू क्या हो सकता है, किसी जज का व्यू क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है बार बार किसी एक ही न्यायालय में या उसके समान किसी अन्य न्यायालय में बार बार केस पेश करता है, तो इस प्रकार से उस न्यायालय पर जो है बेवजह का बोझ बढ़ता है और अलग अलग न्यायाधीश के अलग अलग मत निकल कर आते हैं, जिससे कि लोगों का जो है न्यायालय के प्रति जो है विश्वास है वह खत्म हो जाता है। इसलिए अगर किसी भी न्यायालय ने अगर कोई ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई फैसला किया है, तो उसके खिलाफ जो जाने का जो प्रावधान दिया गया है वह अपील न्यायालय के पास में है और अपील न्यायालय में जाकर वह व्यक्ति जो है उस आदेश की अपील कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।